बीजेपी के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर जीतना बहुत जरूरी है। बहुत कारणों से जरूरी है। उसके राजनीतिक कारण भी हैं, उसके व्यापारिक कारण भी हैं, उसके सियासी कारण जो हैं सो हैं ही। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी किसी भी तरह से पिछड़ती है, पीछे होती है, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के आगे मात खाती है, तो ये तय है कि बीजेपी के लिए फिर केंद्र की राजनीति में भी टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। और जम्मू कश्मीर में जिन दूसरी चीजों की ओर हम इशारा कर रहे हैं, उसमें जाहिर है औद्योगिक कारण या उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली जो नीतियां हैं बीजेपी के लिए, उसके लिए भी वो जरूरी है कि वो जम्मू कश्मीर को जीते। क्या है इन सारे कारणों पर, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीजेपी ने आखिर इस तरह का यू टर्न क्यों लिया। आपको बता दूं कि आज ही बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों का एक वो निकाला था। उसके बाद लिस्ट वापस हो गई और अब केवल 15 उम्मीदवारों को बीजेपी ने जगह दी है, यानी अपना उम्मीदवार बनाया है। और ये माना जा रहा है कि जो पहली लिस्ट यानी जो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें बहुत सारे दिग्गज नेताओं के नाम कटे हुए थे। इसमें जो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम थे निर्मल सिंह, उनका नाम भी कटा था, जबकि जो 10 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें निर्मल सिंह ने बाकायदा जीत दर्ज की थी। वो विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद भी उनका टिकट काट दिया गया। और भी बहुत से लोगों के टिकट काटे गए। तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हो रही थी कि टिकट कटने का असर ये हो सकता है कि बीजेपी में भगदड़ भी मच सकती है। और जाहिर है बीजेपी इस समय ऐसा कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। बीजेपी के लिए हर हाल में जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करना जरूरी है और इसीलिए वो सारे पैतरे आजमा रही है। इन सारे पैतरों को आजमाने में बीजेपी ने अब मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जगह दी है। जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल से मल्लपुरम सीट से केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। उसके अलावा पूरे देश में बीजेपी का कहीं कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर की ये जो पहली लिस्ट आई है, इसमें 15 लोगों में 8 नाम जो है वो मुस्लिम नाम शामिल हैं। जाहिर है जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर उसमें मुस्लिम आबादी और कश्मीरी पंडितों की आबादी दोनों को ही साधना बीजेपी के लिए इस समय जरूरी है। और इसलिए वो सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वो अपने उम्मीदवार तय कर रही है। पहले जो नाम जारी हुए थे, जो 44 नाम, उसके बारे में यू टर्न लेने पर अब बीजेपी का ये कहना है कि वो जल्दबाजी में ये लिस्ट जारी हुई। अब सवाल ये है कि जल्दबाजी आखिर क्यों हुई, क्योंकि कल शाम से लेकर देर रात तक बीजेपी ने, मतलब जिसमें पीएम मोदी और जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज बीजेपी के शामिल थे, इनकी एक बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर बाकायदा पूरी रणनीति बनाई गई, लंबी चर्चा हुई। उसके बाद ऐसी कौन सी जल्दबाजी हुई कि आपको पहले 44 नाम देने पड़े, उसके बाद केवल अब आप 15 नाम लेकर आ रहे हैं। जाहिर है कि बीजेपी इस समय कोई खतरा, किसी किस्म का कोई लोचा यहाँ पर नहीं रखना चाहती, जरा सी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि किसी भी तरह जीत से वो पीछे हटे। और जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस अब एक मजबूत विपक्ष की तरह दिख रही है, या एक मजबूत मतलब प्रतिद्वंदी की तरह दिख रही है बीजेपी को। क्योंकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा वहां पर की, फिर वो लद्दाख गए, अभी जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वहां ये कहा कि हम स्टेटहुड यहाँ का वापस दिलाएंगे, उसको लेकर अमित शाह ने तुरंत ही 10 सवाल दाग दिए। और अगले दिन बीजेपी के देश भर में तमाम नेताओं ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, एनसी के साथ वो गठबंधन करेगी तो उसके क्या जो घोषणा पत्र है क्या वो उससे सहमत होगी। कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने लगे, पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर सवाल उठाए जाने लगे, अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। यानी सारी चीजें कांग्रेस पर थोपी जाने लगी और किसी भी तरह ये दिखाया जाने लगा कि कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर को फिर से वहां अस्थिरता लाना चाहती है, यहाँ पर या वहां पर अशांति लाना चाहती है। और वहां अगर शांति और विकास कोई ला सकता है तो वो है बीजेपी। ये इस समय बीजेपी की कोशिश दिख रही है। लेकिन बीजेपी इस कोशिश में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात है। आज जिस तरीके से यू टर्न जो लिया है बीजेपी ने, कैंडिडेट लिस्ट को वापस लेकर और दोबारा नई लिस्ट जारी करके, उसमें समझ में आ रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर कांग्रेस से डर लग रहा है और इंडिया गठबंधन से डर लग रहा है। क्योंकि आज ही इस समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के
एनसी के साथ बैठक चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और वहां वो सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। इधर पीडीपी की मुखिया जो है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर हमारे घोषणा पत्र को वो मानेगी तो हम भी उनके साथ जाने को तैयार हैं। यानी अभी इंडिया गठबंधन और मजबूत वहां पर हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही कह दिया है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो ये दिख रहा है कि एक तरफ रहेगी बीजेपी, दूसरे तरफ रहेंगे इंडिया गठबंधन के दल, और हो सकता है निर्दलियों का भी साथ अगर मिल जाए, क्योंकि इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कोशिश है कि जो वहां पर निर्दलीय हैं उनका भी साथ किसी न किसी तरह दोनों को मिल जाए। दोनों में से कौन बाजी मारता है ये तो 4 अक्टूबर यानी जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन पहला चुनाव होना है, पहले मतदान होने हैं 18 सितंबर को, और उसको लेकर अब जब नॉमिनेशन की डेट करीब आ गई है, बीजेपी ने जिस तरह से यू टर्न लिया है, क्या है इस यू टर्न के मायने, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, बीजेपी को यू टर्न सरकार कहा जाने लगा है, यानी एक फैसला लेते हैं मोदी और लोग इंतजार करने लगते हैं कि अच्छा अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, या अभी हम सोचते हैं कि ये कितने देर में ये सरकार पलटेगी। एक वो शाहरुख खान का डायलॉग है मेरा ख्याल है, दिलवाले दुल्हनिया का, कि वो पलट पलट बोलते हैं और वो काजोल पलट जाती है। यहाँ पर मोदी जी के लिए सब इंतजार करते हैं कि कब ये पलटने वाले हैं। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? कुछ ज्यादा ही जल्दी पलट गए मोदी जी, इतना भी जल्दी नहीं पलटना था। मतलब कुछ घंटे भी नहीं रुके, मुझे लगता है कि शायद 1 घंटे में ही पलट गए, कि लिस्ट पहले जारी हुई और 1 घंटे में ही जो थे वो पलट गए। हम लोग कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, ब्रेकिंग जब लेकर आ रहे थे उस समय उनकी लिस्ट आई थी, तो सोचा कि इस पर चर्चा की जाए, तो उस पर चर्चा कर ही रहे थे। और ब्रेकिंग लगभग 1 घंटे का होता है, 55 मिनट का, तो जो हम समाप्त कर रहे थे तब तक सूचना आ गई। अविनाश जी हमारे जो सहयोगी हैं वो लेकर सूचना है कि वो लिस्ट तो वापस हो गई। तो इतनी जल्दी भी आखिर क्यों पलटना था मोदी जी, ये तो सवाल बनता है भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर क्या मजबूरी आ गई थी कि इतनी जल्दी आपको पलटना पड़ गया, और इतने महत्वपूर्ण मसले पे। यानी कि जिस कश्मीर को लेकर के आपका बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपने 370 हटाई थी, 370 हटाने के बाद आपने बड़े दावे किए थे कि 370 हटाने का बड़ा फ़ायदा हुआ है जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी सरकार बना लेगी, पूरे देश भर में बड़ा फ़ायदा हुआ है, आतंकवाद रुक गया, सारी बातें जब आपने की थी, और वहाँ जब आप घोषणा कर रहे हैं, एक तो 44 कैंडिडेट आपने घोषित कर दिए थे, तो 44 कैंडिडेट घोषित करने के बाद वो आपको 1 घंटे में ही वापस लेना पड़ जाता है, और फिर आप उसके थोड़ी देर बाद आप 15 की सूची जारी करते हैं। तो ये इस पलटी मार सरकार का जो है, या पलटी मार भारतीय जनता पार्टी का एक नया रूप शर्मिष्ठा जी सामने आया है। अब इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये नाम वापस क्यों लिए गए, सूची क्यों बदली गई। अगर आपने बहुत लंबी मशक्क़त के बाद, और हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी इतनी गर्मी में भी जो हैं वो शॉल डालकर उतर रहे हैं गाड़ी से, सदरी भी पहने हुए हैं, तो इसका मतलब कि बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा होगा, तभी तो बहुत तगड़े एसी में बैठे होंगे। तो इतने वातानुकूलित वातावरण में बैठकर जब आपने काफ़ी मशक्क़त के बाद ये लिस्ट तैयार करी और वो आपकी चुनाव कार्य समिति ने वो पास कर दी, फिर आपको बदलना क्यों पड़ गई? तो गड़बड़ियाँ आखिर कहाँ थीं? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि आखिर गड़बड़ियाँ कहाँ थीं। मोदी जी के निर्णय लेने में गड़बड़ी थी, या अमित शाह के निर्णय लेने में गड़बड़ी थी, या जेपी नड्डा के निर्णय लेने में गड़बड़ी थी? आखिर इस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? कम से कम राष्ट्र को ये मालूम तो पड़े। तो ये जिस तरीके से यू टर्न चुनाव से पहले बीजेपी ने लिया शर्मिष्ठा जी जम्मू कश्मीर में, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है, और आज 1 घंटे में ही उसका इस तरीके से अपनी लिस्ट को वापस लेना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वहाँ हार वो स्वीकार कर चुके हैं एक तरीके से। अब ये बहाने सब बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद शायद बताया जाएगा कि अगर पहली वाली लिस्ट होती तो रिजल्ट अच्छे आते, या बाद वाली लिस्ट में फला फला का नाम आ जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। अब इस तरीके की बातें चुनाव हारने के बाद की जाएंगी, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी भूमिका तैयार की जा रही है कि चुनाव हारने के बाद किस तरीके से दोष दिया जाना है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, अभी हम कह सकते हैं कि बीजेपी शायद हार के जो भी संभावित कारण है, या किस पर ठीकरा फोड़े, और इन सब बहाने बहुत सारे हो सकते हैं यू टर्न लेने के। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ पर विपक्ष के लिए एक मैसेज भी है, क्योंकि बीजेपी ने, मतलब ये होता है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर मतलब पछताने का क्या मतलब। लेकिन बीजेपी ने अगर यह यू टर्न लिया है, भले वो अपने ऊपर इस समय सारे तंज सहले कि चलो हम पर लोग फप्तियां कसेंगे या कहेंगे कि तुम अपने फैसलों पर टिके नहीं रह पाते, लेकिन ये उसका आंतरिक मसला है कि वो किनको चुनाव में उतारे, किनको नहीं उतारे। क्योंकि बीजेपी को जीत से मतलब है, ये बात तो अब तक जनता तो देख ही रही है। अब ये बात उसके विपक्षियों को भी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी तरह से
हमने देखा है कि पंचायत चुनाव से लेकर और मेयर चुनाव और विधानसभा और राज्यसभा और हर जगह, मतलब लोकसभा में भी हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन हकीकत तो यही है कि मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री उनका बनना इसीलिए भी जरूरी है देश के उद्योगपतियों या जो मोदी के उद्योगपति मित्र उनके लिए, ताकि वो नीतियां जो हैं उस तरीके से ही बनाई जा सके, उस तरह के फैसले लिए जा सके जिनसे उनको फायदा हो। अभी भी जो हमने देखा कि चाहे वक्फ बोर्ड का बिल वापस लिया या मतलब उसको जेपीसी पे भेजा, ब्रॉडकास्ट बिल को भी टाला गया है, जिस तरह से SC/ST में क्रीमी लेयर के फैसले पर सरकार ने बाद में बोला, सरकार बहुत सोच समझ के, सरकार न कहे बीजेपी बहुत सोच समझकर इस समय चल रही है। तो एक पहलू तो यह है कि वो यू टर्न ले लेती है, लेकिन क्या उसका ये यू टर्न विपक्ष के लिए चेतावनी है अमलेंदु जी? क्योंकि मोदी जो हैं वो हर हाल में ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर उन्हें मिले। ये मिलना उनके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर बीजेपी जीत जाती है तो जो आर्टिकल 370 वाला फैसला है उस पर बिल्कुल एक जनता की मुहर भी लग जाएगी कि देखो हमने जो फैसला लिया, अब जनता ने उसको जिताकर हमको बता दिया कि हमने सही फैसला लिया है। और दूसरी ओर विपक्ष वहां पर जितने मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी के, विकास के, चाहे महंगाई के, चाहे आतंकवाद के, इन सब पर भी एक तरीके से बीजेपी को जवाब देने का मौका मिल जाएगा। भले वो जीत जो रहेगी बहुत मामूली रहेगी, लेकिन फिर भी जीत जाती है बीजेपी किसी भी तरह तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। तो क्या ये अभी से विपक्ष को यहाँ पर सावधान होने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अगर इतना सोच समझकर कदम उठा रही है और वो इस बात की परवाह नहीं कर रही है कि हमको मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना है तो हम उनको भी उतारें, हमको कश्मीरी पंडितों को उतारना है तो हम उनको भी उतारें, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है इसमें एक महिला उम्मीदवार भी है, इसमें 8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इसमें एक कश्मीरी पंडित है, इन सबको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी तोड़फोड़ की भी बात जो है वो खुलकर ना कहे, लेकिन उसका इरादा जो रहता है वो हमेशा ये रहता है कि जहां सत्ता बनती दिखे, मतलब अगर हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए कल को पीडीपी को वो फिर से साथ ले ले, क्योंकि राजनीति में तो कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन होता नहीं है। तो बीजेपी की ये जो नीति है इस पर क्या विपक्ष को सावधान होने की जरूरत है अमलेंदु जी? नहीं समिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विपक्ष को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे भले ही पहली उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली हो या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने को सुधार किया हो, दोनों ही परिस्थितियों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है तब भी और हार नहीं मानी है और चीज़ें दुरुस्त की हैं तब भी विपक्ष को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासतौर से इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हर तरीके के दांव पे चलेगी समिता जी। और देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, ख़ासतौर से झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उसमें कश्मीर भी शामिल है, ये उसको हर हाल में चाहिए। और जो आप इशारा कर रही थी कि वो उनको सरकार में इसलिए बने रहना है ताकि वो अपने मित्रों के लिए काम कर सकें। और ये मित्रों के लिए काम करने के लिए देखिए उनको 4 स्टेट्स में से अभी 2 तो उनके पास आ चुके, उड़ीसा उनके पास आ चुका और छत्तीसगढ़ उनके पास आ चुका। और दोनों जगह आदिवासियों का सफाया और जल जंगल ज़मीन पर उनके मित्रों के कब्जे की तैयारियां सब शुरू हो चुकी। कानून उस तरीके से बनाए जाने लगे, जंगल उसी तरीके से बेचे जाने लगे, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब झारखंड और कश्मीर बचता है। झारखंड में भी उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चंपाई सोरेन जो है वो आज ही पहुंच रहे हैं दिल्ली, पहुंच चुके हैं, अब तक कोलकाता से पहुंचेंगे और कुछ ना कुछ वहां खेल किया जाएगा। वो क्या खेल होता है ये देखना होगा। फिलहाल तो बदल किए हैं, लेकिन अब ये जो तमाशा जो बीजेपी में शुरू हो गया है, क्या यहाँ पर नड्डा की पकड़ यहाँ पर कमजोर होती दिख रही है या अमित शाह और नरेंद्र मोदी यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो जेपी नड्डा पार्टी में कुछ भी नहीं है, उनकी पकड़ का कोई मानी नहीं रखता है क्योंकि उनकी पकड़ तो हिमाचल में भी नहीं थी। और अब जो ये हो रहा है, रवींद्र रैना जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही कैद कर लिया। और उससे पहले जो रवींद्र रैना का बयान था कि साहब वो जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको चुनाव लड़ाना है, इसका मतलब आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि जो 44 की आपने लिस्ट जारी की थी वो इसका मतलब हारने वाले कैंडिडेट थे। आपका बयान तो यही साबित कर रहा ना कि वो हारने वाले कैंडिडेट थे। अगर वो हारने वाले कैंडिडेट थे तो ये हारने वाले कैंडिडेट्स ने आपको कैद क्यों कर लिया?
ये इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उनके समर्थकों ने आपको कैद कर लिया। तो समिता जी, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का पार्टी से नियंत्रण एक तरीके से खत्म होता जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की चीज़ें सिर्फ देखने को नहीं मिल रही हैं जम्मू कश्मीर में, इससे पहले और राज्यों में भी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव से पहले समिता जी इसी तरीके की चीज़ें मध्य प्रदेश में हुई थी, हम लोगों को अच्छी तरीके से याद है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो बल्कि केंद्रीय मंत्री थे भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी जो थी वो बदसलूकी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की थी और हमने उसके फिर परिणाम देखे समिता जी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से नुकसान हुआ। तो अगर जम्मू कश्मीर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, पार्टी को लिस्ट जारी करते ही पहले तो 1 घंटे में वापस लेना पड़ता है और जब वो वापस ले लेते हैं दूसरी लिस्ट जारी करते हैं, संशोधित लिस्ट जारी करते हैं, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी दफ्तर में ही कैद कर लेते हैं। वहाँ तोड़फोड़ हो रही है और वहाँ हंगामा मच रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं। इसका मतलब सब बिल्कुल साफ तौर पे समिता जी ये है कि वहाँ ये पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच संदेश है कि कुछ ना कुछ इस प्रक्रिया में गड़बड़ हुई है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा हस्तक्षेप हुआ है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है। अब अगर मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक होती है चुनाव कार्य समिति की और वो कोई लिस्ट जारी करती है, वो लिस्ट फिर वापस ली जाती है, तो इसका मतलब मोदी जी को भी ज़मीन की जानकारी नहीं है समिता जी। इसको इस तरीके से समझाया सकता है। और अगर ज़मीन की जानकारी है तो फिर मोदी जी ने गलत फैसले लिए और गलत फैसले लिए तो उन गलत फैसलों का विरोध पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मनाते हैं। क्या वास्तव में चुनाव से पहले ही जो बीजेपी का यू टर्न है वो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होने जा रहा है, या बीजेपी ने अपनी चीज़ें दुरुस्त कर ली हैं और जो जिनके टिकट काटे गए हैं वो कैंडिडेट्स जो है वहाँ ऊधम मचा रहे हैं, या इसको इस तरीके से देखा जाए। अब शर्मित्रा जी, अब ये देखिए एक नया संकट बीजेपी के लिए पैदा हो गया है। अब अगर ये जो 44 नाम घोषित किए गए थे, इन सीटों पर बीजेपी की अगर हार होती है, उसके बाद ये 44 कैंडिडेट क्या कहेंगे? ये 44 कैंडिडेट जो जिनके टिकट कटे हैं, ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गलत टिकट बांटे थे, अपनी मनमर्जी चलाई थी, इसकी वजह से बीजेपी की हार हुई है। यानी कि बीजेपी की हार का ठीकरा फोड़ने की अब तैयारी जो है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर आने वाली है। इसको नरेंद्र मोदी अमित शाह मानकर चलें और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करें। और अगर जीत हो जाती है, मान लीजिए जीत हो जाती है, तो ये होगा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा फैसला लिया था। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जिस तरीके से वहाँ घमासान मचा हुआ है, उससे जाहिर होता है समित्रा जी कि जो पार्टी दफ्तर पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं या वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को कैद कर रहे हैं पार्टी दफ्तर में, वो मजबूत लोग इसका मतलब है पार्टी के अंदर, और वो इस तरीके की अब कार्रवाई कर रहे हैं। अब वो चुनाव में कितने मजबूत हैं कितने नहीं है वो अलग का मसला है कि वो लड़ते तो जीतती कि नहीं जीतती, या बीजेपी ने जिन नए लोगों की घोषणा की है वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो एक अलग का मसला है। लेकिन अगर वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को कैद कर लिया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिनके टिकट घोषित किए गए थे फिर काट लिए गए, तो ये जाहिर करता है कि वो मजबूत लोग पार्टी के अंदर कम से कम हैं। तो अब ये बीजेपी की कमजोरी साफ तौर पर समिता जी जाहिर हो रही है। अब अगर बीजेपी इसको इस तरीके से देखती है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है, जैसा कि आपने कहा कि भाई वो चुनाव जीतते हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, और जाहिर सी बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, ये कड़वा सच है। भले ही वो बैसाखियों के सहारे हो, किसी के सहारे हो, लेकिन वो अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए काम तो कर रहे हैं ना, और उनको प्रधानमंत्री क्यों बने रहना है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बने रहना है, उनको अपने मित्रों के लिए काम करने के लिए प्रधानमंत्री बने रहना है। वो काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो है वो ट्रोल आर्मी का हो सकता है, आरएसएस का हो सकता है, लेकिन मोदी जी का वो कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी का एजेंडा साफ है कि उन्हें अपने मित्रों के लिए काम करना है, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे अपने मित्रों के लिए काम करते हैं। ये जो है वो चीज़ें सामने आती नहीं है समिता जी। आज भी वो अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ बात यही है जो आपने कहा कि वही विपक्ष को भी इससे थोड़ा एक सबक ये लेना है कि सरकार बनानी है, किसी भी तरीके से बनानी है, आपके अंदरूनी मतभेद कुछ भी हो, चाहे दो दलों के बीच में हो, चाहे पार्टी के अंदर हो, किसी भी तरीके से हो, वो आपको एक तरफ किनारे रखने पड़ेंगे और पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए कि आपको सरकार बनानी है। अब हम देख रहे हैं कि हरियाणा में वो शैलजा जो हैं, कुमारी शैलजा, जो लोकसभा की सांसद हैं, अब वो बुला करके इंटरव्यू दे रही हैं एजेंसीज को और बता रही हैं कि उनका इच्छा जो है वो राज्य की राजनीति करने की। बताइए, लोकसभा चुनाव क्यों नहीं थी मेरा?
अगर आपकी इच्छा राज्य की राजनीति करने के लिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और फिर कह रही है कि वो पार्टी हाईकमान तय करेगा, फिर बता रही है और उनके समर्थक जो पोस्टर लगा रहे हैं कि अब शैलजा जो होनी चाहिए। तो ये जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है समिता जी, जो कांग्रेस के अंदर चीज़ें हम लोग देखते रहे हैं अब तक, वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो रही हैं। ये जम्मू कश्मीर का फिलहाल का जो घटनाक्रम है ये साफ तौर पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी कांग्रेस की तरफ बनने की तरफ अग्रसर है जिसकी वो बुराइयां किया करती थी कि यहाँ अनुशासन नहीं है। और जैसा आपने कहा कि आप तो दावा करते थे कि आप डिफरेंट विद अदर्स हैं, आपके यहाँ बहुत अनुशासन है, तो अगर आपके यहाँ अनुशासन है तो ये अनुशासन जम्मू कश्मीर में तार तार होता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है? तो जाहिर सी बात है समिता जी, चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता भी ये समझ रहे हैं कि मोदी जी का लक्ष्य तो अपने मित्रों की सेवा करना है, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसका लक्ष्य तो मोदी जी के मित्रों की सेवा करना नहीं है ना, उसका लक्ष्य अपनी राजनीति करना है। तो मोदी जी के मित्रों की सेवा करने के लिए बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अपना बलिदान क्यों दे दे? ये सवाल अब बीजेपी के अंदर उठना शुरू हो गए, मुझको ऐसा लगता है समिता जी। और इसीलिए बीजेपी के दफ्तर में जम्मू कश्मीर में वहाँ तोड़फोड़ हो रही है और इसीलिए वहाँ उनके जो अध्यक्ष हैं उनको कैद किया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो अब तक कहती थी डिफरेंट विद अदर्स, वो अब चीज़ें खत्म हो रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, तो भाजपा का कार्यकर्ता मोदी जी के लिए काम क्यों करे? ये चीज़ें अब अंदर उठना शुरू हो गई समिता जी, मैं इसको इस तरीके से देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जो अभी की बीजेपी है वो अटल जमाने की बीजेपी तो नहीं रही है, ये सबको दिख रहा है। उस समय जो थी बहुत सारी चीजें अलग तरह से चलती थी और कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह के मनमाने फैसले नहीं लेते थे, वो मन की बात भी नहीं करते थे। उनको कुछ कविता वगैरह बोलनी होती थी वो बोल देते थे, लेकिन इस तरह से मन की बात नहीं करते थे। मोदी जी मन की बात इतनी ज्यादा अब शायद उनकी होने लगी है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी वो अखरने लगा है एक तरह से। और आज ये सब अभी जो हो रहा है इस समय बीजेपी दफ्तर में, जाहिर है इससे मोदी शाह के माथे पर चिंता की लकीरें और बढ़ गई होंगी। अभी ये जो हम देख रहे हैं अमलेंदु जी, ये जो दफ्तर में जिस तरह की नारेबाजी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, दरअसल आज सुबह जो 44 लोगों के जो नाम आए थे उसमें न डिप्टी सीएम, जो पहले के डिप्टी सीएम थे निर्मल सिंह, उनका नाम नहीं था, कविंद्र गुप्ता का भी नाम नहीं था और यहाँ तक कि रविंद्र रैना का नाम भी नहीं था। ये सारे नाम नहीं थे। और जबकि केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उनके भाई देवेंद्र राणा को बीजेपी ने नागोटा से उम्मीदवार बनाया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर अभी बीजेपी में आए हैं। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को, और यही कार्यकर्ता हैं जो अपनी नाराजगी इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, बीजेपी के लिए जो हमने शुरू से हम इस बात को बोलते आ रहे हैं, उसके लिए जीत बहुत महत्वपूर्ण है और वो इन सारी चीजों को किस तरह से काबू में ले लेती है, क्योंकि वो अब अनुशासन वाली पार्टी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से छूट है लोगों को कि आप अपने के बड़े नेताओं के खिलाफ बोले और उसके बाद आप उनके साथ आराम से बैठ के चाय भी पी ले, गपशप भी कर लें, ये छूट शायद बीजेपी में अभी नहीं है। मोदी और शाह के साथ कोई उतनी लिबर्टी नहीं ले सकता। ये तो हम लोगों ने भी देखा है कि वो बड़ी सी माला में जब राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को बाहर कर दिया जाता है तो फिर बाकी लोगों की बिसाती क्या। तो ये जो है ये दिख रहा है, पर बीजेपी यहाँ पर हो सकता है इस स्थिति को भी वो काबू में कर ले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता ये है कि बीजेपी को आखिर जम्मू कश्मीर हर हाल में चाहिए, तो एक सियासी मायने तो उसके हमने देख ही लिए कि वहां उसको फिर अपनी सत्ता मजबूत दिखानी है, इसलिए। दूसरी बात, वहां की जो प्राकृतिक संपदा है इसके लिए भी चाहिए। पिछले साल ही वहां पर लिथियम का बड़ा भंडार मिला था, और लिथियम यानी सफेद सोना, मतलब हमारे मोबाइल और सारी चीजें, जो बैटरी जो ऑपरेटेड सारी चीजें जो है, लिथियम उनके लिए कितना जरूरी है। तो ये सारा उधर लद्दाख में आज एक फैसला हो गया, 5 नए जिले बना दिए गए। तो ये सारे फैसले बीजेपी कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पकड़ जम्मू कश्मीर में मजबूत। और आपने इसके पहले जो जिक्र किया था कि ओडिशा बीजेपी को मिल गया, छत्तीसगढ़ फिर से बीजेपी को मिल गया, अब झारखंड में भी, चूंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अभी हम जम्मू कश्मीर चुनाव की बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन यहाँ झारखंड चुनाव को लेकर उससे पहले, मतलब चुनाव से पहले जो जिस तरह से वहां पर हेमंत सोरेन से नाराज होकर चंपई सोरेन अलग हो गए, अब उसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा जो हम चाहते हैं कि वो आए बीजेपी में और हमको मजबूती दे। अमलेंदु जी, उन्होंने आगे भी, हेमंत बिस्व शर्मा ने और भी बहुत सारी बातें की, यहाँ तक कि उन्होंने हेमंत सोरेन के लिए भी कह दिया कि उनको भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का मतलब देशभक्त पार्टी है और बीजेपी है जो देश की सेवा करती है, मोदी जी का यही लक्ष्य है। और हेमंत सोरेन भी अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ आए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चंपई सोरेन से तो मेरी ज्यादा बात नहीं होती, जो 2-4 बार बात हुई है
उसमें हम लोगों ने कोई राजनीति की बात नहीं की। अब सवाल ये है कि आप दो राजनेता जो हैं वो आप राजनीति की बात नहीं करके मौसम की या बाकी बातें करते होंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ किस तरह से वो चंपई सोरेन को साथ लाने की यानी साफ साफ बोल रहे हैं कि हम तो उनको साथ में लेना चाहते हैं। ये जो तोड़फोड़ झारखंड में करने की कोशिश, यानी एक और आदिवासी बहुल राज्य लेकिन प्राकृतिक संपदा से धनी राज्य जो, दूसरी ओर अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की और साथ साथ लद्दाख की। जम्मू कश्मीर में भी लिथियम वाली बात अभी हमने कही, और लद्दाख में जो आज सुबह घोषणा हो गई कि 5 नए जिले बनेंगे, जांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, जिसमें जांस्कार और द्रास कारगिल रीजन में आएंगे और शाम, नुब्रा और चांगथांग लेह रीजन में आएंगे। और अमित शाह ने इसकी घोषणा की और ये बताया कि ये मोदी जी के विकास का लक्ष्य और हम यहाँ पर हमेशा से विकास चाहते हैं, और तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लद्दाख को बने भी 5 साल हो गए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और अभी तक लद्दाख के लोगों की बहुत सारी मांगे आपने पूरी नहीं की है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह 5 जिलों की घोषणा, हालांकि वहां चुनाव नहीं है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लेकिन उसकी हलचल के बीच लद्दाख में ये जो 5 जिलों की घोषणा हो रही है, या ये जो प्राकृतिक संपदा वाली बात मैंने कही है, क्या कहेंगे अमरिंदु जी, जम्मू कश्मीर जीतना क्या इसलिए भी बीजेपी के लिए जरूरी है क्योंकि वो यहाँ पर भी उसी तरह का विकास के नाम पर सारा दोहन करवाना चाहती है, प्राकृतिक संसाधनों का उद्योगपति मित्रों को सब सौंपना चाहती है? बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, देखिए असल में जो कश्मीर पे नज़र है वो प्रधानमंत्री के मित्रों की भी है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं उनकी भी नज़र है, और उसके पीछे मुख्य कारण वही प्राकृतिक संसाधन है। एक तो कश्मीर में पिछले साल ही मालूम पड़ा कि लिथियम का भंडार है, और लिथियम हमारी बैटरी के लिए किस तरीके से कारगर है और किस तरीके उसकी आवश्यकता ये है। दूसरा, वहाँ यूरेनियम का भंडार भी बताया जाता है कि यूरेनियम का भी बहुत बड़ा भंडार कश्मीर में है। तो यूरेनियम को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, खासतौर से परमाणु संपन्न देश हैं, उनकी निगाह है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कश्मीर में विदेशी ताकतों की जो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो इसीलिए होती है किसी तरीके से यहाँ दखल उनका हो और यूरेनियम के भंडार पे वो कब्ज़ा कर सकें। और 370 हटाने के पीछे मकसद ही यही था कि किसी तरीके से यहाँ के प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका दोहन किया जाए और फिर कश्मीर का भी हाल उसी तरीके से कर दिया जाए जिस तरीके से उत्तराखंड को छलनी कर दिया गया है। तो इसी तरीके से कश्मीर को तैयारी है इस तरीके से करने की। अब जो लिथियम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए शर्मिष्ठा जी, चूँकि इस देश में जो जिस तरीके से अभी जो बजट आया उसमें भी आया कि साहब सौर ऊर्जा को वो जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, और 500 गीगावाट। प्रधानमंत्री लाल किले से भी बोले तो बोले जब मैं 500 गीगावाट की बात करता हूँ तो दुनिया जो है वो मेरी तब आँखें फाड़ के देखती है क्या क्या रहा है 500 गीगावाट सौर ऊर्जा। वो सौर ऊर्जा का अधिकांश प्रोजेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री के A1 मित्र जो हैं उनके पास है। तो लिथियम कितना ज़्यादा ज़रूरी है A1 के लिए ये आप समझ लीजिए। तो जो प्राकृतिक जो ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, हालांकि उस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि वो कितनी ग्रीन है और कितनी ग्रीन नहीं है, और बैटरी से जो गैसें निकलती हैं वो कितना ज़्यादा वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, वो एक लंबी बहस का हो जाएगा, पर्यावरण से जुड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ किस तरीके से A1 को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप लाल किले की प्राचीर से भी बात करते हैं 500 गीगावाट बिजली की, इधर आप बजट में भी शामिल करते हैं, और आप एक तरीके से जो 370 हटाई जाती है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लिथियम का भंडार समझा जाता है। तो शर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर इसीलिए चाहिए है ताकि कश्मीर को उत्तराखंड की तरीके से छलनी किया जा सके और वहाँ उनके प्रधानमंत्री के मित्रों का कब्जा हो सके और वहाँ के प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका दोहन प्रधानमंत्री के मित्र कर सकें। इसके पीछे एक कारण ये समझ में आता है, राजनीतिक कारण तो अपनी जगह हैं, ये बताना है कि हमने 370 ख़त्म किया, चूँकि 370 ख़त्म किया तो उसके लाभ होने हैं, तो ये बताया जाएगा कि देखिए हमने 370 ख़त्म किया और किस तरीके से हमने वहाँ शांति स्थापित कर दी। वो शांति कितनी स्थापित हुई कितनी स्थापित नहीं हुई वो एक अलग का मसला हो सकता है, उस पर बहस लंबी हो सकती है, लेकिन ये बताया जाएगा दुनिया को। जो आपने कहा कि नैरेटिव बनाने की बात, भाई प्रधानमंत्री तीसरी बार तो बन ही गए नरेंद्र मोदी, ये तो कटु सत्य है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और वो हैं भी प्रधानमंत्री, और जब तक कि उनके सहयोगी उनकी कुर्सी नहीं खींच लें या इंडिया गठबंधन कुछ ऐसा ना कर दे कि ऐसी कोई परिस्थितियाँ पैदा हो जाएँ कि उनको छोड़ना पड़े, तब तक अब खबरें तो ये आ रही हैं कि ऑपरेशन लोटस की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री की जो मतलब बीजेपी की जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर ही, और उसमें बिहार से आने वाली एक जो पार्टी है जिसके एक दलित नेता हैं, समझाया था कि उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है और एक आध दिन में कोई रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो ये सब जो शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरकार में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री भी बने रहना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर भी चाहिए ताकि किसी तरीके से वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा सके। राजनीतिक और आर्थिक दोनों महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय जम्मू कश्मीर के हैं शर्मिष्ठा जी।
जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से बीजेपी के सियासी हित जुड़े हैं, लेकिन मोदी जी के उद्योगपति मित्रों के या खुद मोदी जी के आर्थिक हित भी जुड़े हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार जीत को लेकर एकदम भूखी दिखाई देती है। ये भूख कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव में है तो आपको जीतना ही है, लेकिन उस जीत के लिए आप जितनी तिकड़में इस्तेमाल करते हैं, सवाल उस पर ही उठते रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इन सवालों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दिया है। एक के बाद एक कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने चलाए, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जब 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इन चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा, और ये भी देखना होगा कि इसमें विपक्षी पार्टियां किस तरह अपनी रणनीति मजबूत करती हैं, अपनी घेराबंदी मजबूत करती है या अपनी किलेबंदी करती है कि बीजेपी उस पर किसी तरह की सेंधमारी न कर सके। राहुल गांधी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर जाकर एक हौसला दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि हम 40 से 45 सीटें लाएंगे, तो इस जीत के दावे के लिए कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसका सीटों का गठबंधन होता है, पीडीपी इसमें शामिल होती है नहीं होती है, ये बहुत सारी चीजें अभी अगले कुछ दिनों में बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन बीजेपी ने आज जिस तरह का यू टर्न लिया है, और बीजेपी दफ्तर में इसके बाद जो तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद बीजेपी अब कौन सा रास्ता अपनाती है, वहां पर वो अपना कठोर अनुशासन दिखाती है या वो कार्यकर्ताओं की मांग के आगे झुकती है, अपने बड़े नेताओं के आगे झुकती है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। अमरेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया।